कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत एनपीए बढ़ रहे हैं, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत एनपीए बढ़ रहे हैं, इससे उनको बेच देना चाहिए। ये एक आर्गुमेंट आया और वो तगड़ा आर्गुमेंट है। एनपीएस बढ़ने के पीछे रीजंस होते हैं 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लोन देने वाला आदमी जब डिफॉल्ट करता है तो उससे एनपीए बहुत बढ़ जाते हैं क्या, पाइल हो जाते हैं क्या? ऐसा जो सैकड़ों करोड़, 1000 करोड़ रुपए के जो लोन होते हैं वो अगर डिफॉल्ट होते हैं तो पूरी बैंकिंग का उसका फर्क पड़ता है। हमारे देश में आज तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड होने से पहले डिफॉल्ट, सबसे बड़ा बैंकिंग डिफॉल्ट कौन सा है? हम लोगों ने क्या सुना है? विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, इतना ही हम लोगों ने सुना है। इसके बाहर हम लोगों ने सुना है क्या? कितना अमाउंट है इनका? 9000 करोड़ के करीब विजय मल्ल्या का था, 11000 करोड़ के करीब, इतनी हो सकती है। इससे बड़ा कुछ हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। वो बड़ा क्या हो सकता है? 56,000 करोड़ बैंकिंग डिफॉल्ट, भूषण स्टील 56,000 करोड़ का डिफॉल्ट। चर्चा हुई कि इसकी आप ढूंढोगे तो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत कम। सेकेंड 49,000 करोड़ यूरिया ब्रदर्स, ऐसा तो काम सुना है? 49,000 करोड़, 56,000 करोड़। कैन यू इमेजिन? इतने बड़े फ्रॉड्स, हमारे फ्रॉड्स इन द सेंस डिफॉल्ट्स देश में हुए। अब ये इन लोगों को इतना लोन कोई सिंगल बैंक देती है क्या? कुछ बैंक्स मिल कर देती है। अब इनके पास में इतना प्रॉपर्टी था क्या 56,000 करोड़ का कि वो उतना बड़ा लोन ले पाएंगे? बर्दाश्त नहीं। विजय मल्ल्या को 9,000 करोड़ के करीब लोन, नीरव मोदी को 11,000 करोड़ के करीब है, और ये सब डिफॉल्ट है, राइट? अब किसी भी बैंक का कितना ही बड़ा अधिकार है, इन लोगों तक के डायरेक्ट रीच नहीं, इन लोगों तक के वो डायरेक्ट रीच नहीं आता, क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े बिजनेस, बड़े-बड़े शख्स, राइट? अगर इनको पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो तो इतना बड़ा लोन लेने का रिस्क कोई नहीं। ये पॉलिटिकल प्रेशर होता है, और हर इंडस्ट्री में, नॉट ओनली बैंक्स, ये हर इंडस्ट्री में पॉलिटिकल प्रेशर होता है, और वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लोन्स आपको जैसे चाहे वैसे मिलते हैं। अब जैसे आप लोगों ने सुना है मुद्रा योजना, नाम सुना है? न्यूज़पेपर में, न्यूज़ और टेलीविजन चैनल्स में दिखाया है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है, नो कोलैटरल, नो सिक्योरिटी। जरूरी है ऐसे प्रकार के लोन्स देश में होने चाहिए, ताकि छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस हैं, जो नए एंटरप्राइजेस है, छोटे छोटे प्रोप्राइटर्स है, जो अपना अभी नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इन लोगों के पास में सिक्योरिटी नहीं होती, इन लोगों के पास में कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती मॉर्गेज करने के लिए, तो ऐसे स्कीम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसको उस प्रकार से एडवर्टाइज भी किया जाना चाहिए था, इसको एडवर्टाइज इस प्रकार से किया गया, यू वोंट इमेजिन ऑडी से उतरने वाला आदमी भी मुद्रा लोन मांगता है। इमेजिन इस परिस्थिति की इतनी ज्यादा होती है कि जो आदमी ऑडी से उतरता है वो आदमी भी मुद्रा लोन मांगता है, क्योंकि लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट है मुद्रा फुकट में लिया जाता है, मुद्रा की वजह से ये बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर मुद्रा वापस कौन देगा? पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में छोटे छोटे लोग जाएंगे, कुछ हद तक जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाता ऐसा भी नहीं है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इसका एक बहुत बड़ा ऐसा रेशो है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का बहुत कि एजुकेशन और हेल्थ को प्राइवेट नहीं किया जाना चाहिए, बाकी सब प्राइवेट, ऐसा हमारा डिस्कशन था। इस डिस्कशन को आप आज की तारीख में अगर इस नजरिए से सोचते तो आपको ध्यान में आएगा कि हेल्थ केयर प्राइवेट हो चुका है, वो बचा हुआ नहीं है प्राइवेट होने का, एजुकेशन प्राइवेट हो चुका है, वो बचा नहीं है प्राइवेट होने का, राइट? और आज इस पैंडेमिक के टाइम में आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी बंदे को लेकर जाओगे तो यू हैव टू डिपॉजिट फर्स्ट, आपको पहले पैसा डिपॉजिट करना है। आप मेयो मेडिकल में जाएंगे या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको बोला जाए पहले पैसा डिपॉजिट करो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। जिसके पास पैसा है बट ना चल के वो पैसा डिपॉजिट करेगा, जिसके पास नहीं है तो उससे करना क्या है? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट नेचुरल के ऑप्शन
ऑप्शन नहीं। रिक्शा चलाने वाला आदमी अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, क्योंकि उसके रिक्शे में 5 अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे हैं। वो एक बच्चे को सीबीएसई में छोड़ रहा है, एक बच्चे को आईसीएसई में छोड़ रहा है, एक बच्चे को अच्छे दूसरे स्कूल में छोड़ रहा है, और खुद के बच्चे को कॉर्पोरेशन में छोड़ रहा है, जिला परिषद के स्कूल में छोड़ रहा है। तो उसको लगता रहेगा ना कि मेरा भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन वहां पर उसको रिजर्वेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वहां पर ये बोला जाएगा अच्छा तो गरीब है तो फीस मत दे, ऐसा बोला जाएगा क्या? सो एजुकेशन इज ऑलरेडी प्राइवेटाइज्ड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इट इज ऑलरेडी प्राइवेटाइज्ड, वो तुम बचा के प्राइवेट बनेगा। तो प्राइवेटाइजेशन के जो दुष्परिणाम है वो हम लोग पहले ही देख रहे हैं, और अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुली नहीं रही, सो दिस जनरेशन विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दैट। बिकॉज जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो आप अपने घर पे काटे चल रहे थे, ये होगा, बिलीव, बिकॉज हमारे लिए वो ऐसा बोलते हैं अन्न वस्त्र निवार, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, मूलभूत जरूरत है ना। इसके अलावा चौथी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी, ये भी हमारी मूलभूत जरूरत है। तो इसमें हमारे पास में बचेगा क्या? रोटी तब खाएंगे ना जब कमा के लाएंगे, तब रोटी खाएंगे, तब अच्छा कपड़ा पहनेंगे, तब अच्छे घर में रहेंगे। रोटी कपड़ा मकान यही पर खत्म हो जाता है अगर आपके पास में कमाई ना है। फिर अगर आपके पास में ये कमाई नहीं है तो आप एजुकेशन के भरोसे कमाई कर सकते हो। आप एजुकेशन करोगे, अच्छा एजुकेशन करोगे, आप अच्छी जगह पर जा सकते हो, आप अच्छी नौकरी पा कर सकते हो, फिर छोटा मोटा उद्योग धंधा उगा सकते हो, ये कर सकते हो। जब आपको एजुकेशन भी नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? और जब अगर आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी आपके पास में नहीं है तो बट नेचुरल यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू डाई, राइट? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके ढूंढिए, पेशेंट्स जमीन पर सोए हुए, यू मस्ट गो वंस एंड देन यू रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली द प्राइवेटाइजेशन एंड द गवर्नमेंटाइजेशन इज, नेशनलाइजेशन। ये हमको तब रियलाइज होगा सीरियसली। आप लाख 2 लाख रुपए पहले डिपॉजिट करके अगर पेशेंट को बेड देते हैं तो वो रिक्शे वाले आदमी को अगर कोविड हो गया तो भैया आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ या घर पे मत, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट? सो प्राइवेटाइजेशन के सिर्फ दुष्परिणाम है क्या? उसके कुछ मतलब कुछ अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। तो उन अच्छे परिणामों में क्या है? तो उसको नाम दिया जाता है रिफॉर्म्स, कि रिफॉर्म्स होने चाहिए और इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। वो रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए? 1969 में प्राइवेटाइजेशन पहले से प्राइवेटाइज, उसको नेशनलाइज किया है, मतलब रिफॉर्म हुए तो नेशनलाइज, रिफॉर्म की जरूरत थी। 1991-92 में प्राइवेटाइजेशन आया, एलपीजी आया, प्राइवेटाइजेशन, वो भी रिफॉर्म ही था, उसकी भी जरूरत थी, लाया गया। आप रिफॉर्म क्यों लाते हैं? आप सोसाइटी में रिफॉर्म लाते हैं, देश की इकोनॉमी में रिफॉर्म लाते हैं, आप पॉलिसीज में रिफॉर्म लाते हैं, क्यों लाते हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, तभी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, अदरवाइज रिफॉर्म्स नहीं लाए जाते। और बावजूद उसके अगर आप रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इसका मतलब कि आप गलत कर रहे हैं। रिफॉर्म्स बेटरमेंट के लिए होते हैं ना, यहां कोई बेटरमेंट नहीं है। आप मेरे लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं, मुझे पता है कि ये रिफॉर्म गलत है, तो आपको नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मैं अपोज करता हूं उसका। आप अगर बोलेंगे मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आया, मतलब नहीं मुझे तकलीफ है, शुगर का तकलीफ है, मैं चॉकलेट नहीं खा सकता, नहीं मैंने लाया है, हाँ अरे मुझे नहीं चाहिए, इससे मुझे तकलीफ होगी, नहीं मैंने रिफॉर्म लाया है, लेना पड़ेगा, ये गलत है ना। The same is happening with the farmers bill, right? रिफॉर्म लाया गया ना, किसानों को नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती क्यों करेंगे? रिफॉर्म है ये रिफॉर्म है, आप जबरदस्ती किसी को मतलब उसको ऊपर थोप नहीं सकते। ये रिफॉर्म्स है, इसको वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए सभी के द्वारा। और अगर इसका इतना विरोध हो रहा है, इतना पुरजोर विरोध हो रहा है, बावजूद उसके अगर आप अपनी बात पर अड़ी है कि नहीं ये होना ही चाहिए, इसका मतलब क्या आप अराजकता लेकर आना चाहते हैं, ऐसा उसका मतलब आप तानाशाही फैलाने की कोशिश करें, जहां पर सिर्फ आपकी चलेगी, आपके देशवासियों की नहीं चलेगी। ऐसा जब होता है तो वातावरण जरा दिक्कत वाला होता है, राइट? अभी सिर्फ किसान रास्ते पर,
कल को आने वाली दूसरी जनरेशन भी या दूसरे सेक्टर्स के लोग भी रास्ते पर आएंगे, तो हमारी कंडीशन कहीं मिस्र जैसी ना, लीबिया जैसी ना। तो हमें जरूरी क्या है, जो कुछ भी हो अगर वो अच्छे के लिए है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का विरोध होगा तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न। लेकिन अगर सभी लोग विरोध कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है ना। तो ये टोटल मतलब मसला है प्राइवेटाइजेशन को लेकर कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए क्या, तो कुछ कारण से वो नहीं होना चाहिए। कौन से वो कारण है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तीनों चीजों के अगेंस्ट है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा एक साधारण मत बन रहा है। ठीक है, बावजूद उसके कुछ लोगों का ये मत रहेगा कि नहीं प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए, तो उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स पर बात करनी चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन से क्या बेनिफिट होगा। तो एक बेनिफिट वो ये बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मैनेजमेंट अच्छा होता है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। मैनेजमेंट से मतलब वो गवर्नेंस की बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छे से गवर्न होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छे से गवर्न नहीं होती, ऐसा ये रीजन दिया जाता है। तो नायक कमेटी के रिकमेंडेशंस में ये दिया गया कि गवर्नेंस बदलना चाहिए। गवर्नेंस का मतलब क्या है? आप बैंक को चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज लाते हैं, उस पॉलिसीज को सही स्पिरिट में इंप्लीमेंट कराना होता है और वो टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसीज होती है, उसी के अनुसार वो चलेगी तो गवर्नेंस अच्छा है, उसके अनुसार नहीं चलेगी तो वो गवर्नेंस अच्छा नहीं है। राइट? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में गवर्नेंस किसका है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, प्राइवेट इंडिविजुअल का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नेंस किसका है? यहाँ के मैनेजमेंट का, which is appointed by the government. Right? If public sector banks management is underperforming or if not performing well, so the responsibility lies with the government because that management is appointed by the government. Right? So it is better to change the government than to change the status of the banks, than to change the nationalized banks into private banks, just because the governance is not good. तो ये मतलब एक भद्दा मजाक है, उसको उस सेंस में लिया जाना चाहिए। गवर्नेंस का बात आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कर रहे हैं, इनके मोटिव्स अलग अलग हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, और आप जिस प्रकार के सोसाइटी में रहते हैं, जिस प्रकार के देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आप सोशल रिफॉर्म्स करोगे, आप सभी को फ्री में एजुकेशन देंगे, इक्वल एजुकेशन देंगे, आप सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज देंगे, इक्वल फैसिलिटीज देंगे, तो सभी को मौके मिलेंगे। राइट? इक्वलिटी की परिभाषा हमारे देश के संविधान में ऐसी होती है, इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली and unequals to be treated unequally. That is the definition of equality in our constitution. Right? It is all because कि हमारे देश में unequal की संख्या बहुत बड़ी है, equal की संख्या बहुत कम है। तो equals to be treated equally, unequals to be treated unequally. Right? और जब आप ये सारे दरवाजे उनके लिए बंद कर दोगे जो unequal है, तो उनके लिए बचा क्या रहेगा? इनको फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए है। That was proposed in 1882 before the Hunter Commission by Mahatma Phule. That's what we discussed day before yesterday. Yes. 1882, free and compulsory education to be provided to everybody. That was proposed by Mahatma Phule. Then Dr. Babasaheb Ambedkar also proposed the same thing, right? Before the Lindlitu Commission. कि ये होना चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए सभी को। आज की तारीख में आप अपने बच्चे को केजी में भी डालने जाओ तो लाख रुपए का फीस लगता है, और यहाँ लाख रुपए की एनुअल इनकम नहीं होती है आदमी की, लाख रुपए का उसके बच्चे का केजी का एडमिशन का फीस होता है। तो आदमी ने एजुकेशन देना कैसे, और एजुकेशन अगर नहीं मिलेगा तो उसका फ्यूचर कैसे, किस बेसिस पर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे? उसका मूलभूत ढांचा ही कमजोर रहेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एजुकेशन फैसिलिटीज आपको पूरी फ्री में देनी पड़ेगी, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री में देनी पड़ेगी, आपको हर जगह पर वो इक्वलिटी का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सोशल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन हम लोग रिफॉर्म्स ला रहे हैं नेशनलाइजेशन को, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है ऐसा बोलना,
कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट अपना शेयर बेचेगी और पैसा जमा करेगी। तो आप अपने घर की संपत्ति बेचकर थोड़ी ना पैसा जमा करते हो। आपको पैसा चाहिए है तो आप घर का सामान बेचेंगे क्या सब पैसा जमा करने के लिए? तो ये इट इज फुल्ली इलॉजिकल, राइट? सो समवेयर वी मस्ट रीलुक ऑन द पॉलिसीज, ऑन द रिफॉर्म्स। और इस गवर्नमेंट में बेसिकली ऐसा हुआ है कि ऊपर के बॉस ने कुछ भी कह दिया, वो सही है या गलत है ये देखे बिना नीचे के सारे लोग उसी के पीछे चलते हैं, सारे के सारे लोग, राइट? तो हमको कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए, राइट? सो नाउ इट इज ऑल अप टू द पीपल whether to go in favor of privatization or favor of government, right? That's what is all up to the mindset for the individual's understanding, right? That's what all. Thank you. तो बार-बार मतलब ये जो मसला आता है कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सब फालतू के लोग काम करते हैं, वो लोग काम नहीं करते, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सब लोग अच्छे से काम करते हैं। तो इसको समझने का एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ सर, तो बाद में बिल पाएंगे। वो ऐसा है कि 8 नवंबर 2016, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस डे, कि डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया 8 नवंबर 2016, राइट? और तब ये कहा गया कि 9 कौन सी तारीख को दी मैं? 8 नवंबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर सारी बैंक्स बंद रहेंगी, राइट? और 11 नवंबर से सब शुरू होगा। ये दो चीजें क्यों बंद रखी जाएगी, 2 दिन क्यों सारी चीजें बंद रहेंगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया तो उनके पास प्लान नहीं कि वो अल्टरनेट क्या प्रोवाइड करेंगे। 500 और 1000 के करेंसी नोट्स बंद किए गए, उसके एवज में 2000 के नोट्स लाई गई और बाद में फिर अलग अलग करेंसी के नोट आए। तो ये 500 1000 की करेंसी नोट जब बंद हो गई तो उस टाइम पे जो देश में जितने भी एटीएम्स हैं वो एटीएम्स को 500 और 1000 के करेंसी नोट के साइज के हिसाब से कैलिब्रेट की गई, है ना? उसके बाद में जो नोट्स आने वाले हैं उस नोट के साइज के हिसाब से एटीएम्स को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेट करने की प्रोसेस करनी पड़ेगी, है ना? तो तब क्या हुआ कि सभी बैंक्स की, अब ये मतलब एक रिपोर्ट आई हिंदुस्तान टाइम्स में, तो उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ 8 नवंबर को सभी बैंक्स के जो चीफ हुआ उनकी मीटिंग बुलाएगी आरबीआई के बाद, और मीटिंग में ये बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्लान है, 2 दिन में आपको सारे एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करना है, 2 दिन, राइट? अब इसमें प्राइवेट बैंक्स के भी लोग थे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी चीफ थे, सबने अपने अपने व्यूज रखे। It was SBI which came forward, और SBI ने कहा कि ओके विल टेक द मैटर। 11 तारीख को 27,000 एटीएम्स को रिकैलिब्रेट किया गया। कितने? 27,000, सभी ने मिलकर। इन 27,000 में 17,000 मात्र एसबीआई ने, मतलब एसबीआई अकेली बैंक ने 17,000 एटीएम्स को रिकैलिब्रेट कराया 2 दिनों, बाकी 10,000 बाकी सब। So there is the private sector bank and the public sector bank. They have no comparison at all, right? As far as the government policies, government, implementations are there. It is only the public sector bank which always stood, right? अभी हार्डली में इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें पीयूष गोयल, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के जो एक मंत्री है, उस इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में पीयूष गोयल ये पब्लिकली ऐसा कहते हैं कि इट इज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स व्हिच स्टूड बाय द नॉर्मल मैन, बाय द कॉमन मैन। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव मोर स्कैम्स देन दैट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये उनके वर्ड्स थे उस कॉन्क्लेव में। तो उसको समझता नहीं है क्या? वो गवर्नमेंट में उनको समझता नहीं है क्या? समझता है, उनको पता है ना क्या क्या चीज है, क्या प्राइवेट बैंक है, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक है। इट वाज हिज स्टेटमेंट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म, राइट? दैट्स व्हाट ही सेड, दैट देयर आर मोर स्कैम्स इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इट इज द पब्लिक सेक्टर बैंक हु स्टूड बाय द कॉमन मैन व्हेन इन नीड, not the private sector banks. That statement actually can be relooked at.
सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, एवरीबडी विल्स, हर जगह पर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा उनकी तरफ